गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियमों की व्याख्या हमने की थी। परावर्तन के जो दो नियम थे उनको हमने सत्यापित किया था हाइगेन के तरंग सिद्धांत से। ओके, आज हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के जो दो नियम है उनको हम सत्यापित करेंगे। ओके, द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेन्स वेव थ्योरी। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आ चुका है, 3 टाइम्स आ चुका है। 2020 अभी जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। 1 नंबर का इसके साथ तरंगागर आया था कि तरंगागर किसे कहते हैं, वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन था। और 2017 में भी ये आया हुआ है और मेन एग्जाम में भी आया था और सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आया था। तो 3 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सेम जैसे हमने परावर्तन के नियमों की व्याख्या की थी वैसे ही हमें अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से, ठीक है ना। वैसे इसमें भी हमें क्या लेना है, इसमें भी हमें एक समतल तरंगागर लेना है। वहां पर हमने परावर्तक पृष्ठ प्राप्त किया था क्योंकि परावर्तन करना था। यहाँ पर हमें क्या है, अपवर्तन करना है, रिफ्रैक्शन करना है। क्या करना है, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के लिए हमें पता है कि हमें पारदर्शी माध्यमों के युग्म की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब एक समतल तरंगागर लेंगे, वो किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा। ओके, वन होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो इंटर करेगा। कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो हमने परावर्तन में, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, वो का वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में हमें लेंगे। हाइगेन्स का जो सेकेंडरी वेवलेंथ जो प्रिंसिपल है, हाइगेन का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, उसी को हम इसमें काम में लेना है, ठीक है ना। तो ये आप एडिंग डाल लेना। ओके, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द हाइगेन्स वेव थ्योरी। ओके, अब इसमें हमारे पास 2 केस बनेंगे। अगर आपको सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है, वैसे सीधा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द हाइगेन्स वेव थ्योरी, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 2 केस है कि जो वेव फ्रंट है या वेवलेट्स है वो विरल से सघन में जा रही है कि सघन से विरल में, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है। तो वेव फ्रंट है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में भी जाएगा और रेयर टू डेंसर में भी जा सकता है। तो यहाँ पर 2 केस होंगे, दोनों केस हम करेंगे। एक केस मैं आपको करवाऊंगा और एक केस आप खुद करना, ठीक है ना। वेन वेवलेट्स भी लिख सकते हैं या वेव फ्रंट भी लिख सकते हैं, वेव फ्रंट भी साथ में लिख लेना, वेव फ्रंट। ओके, तरंगिका या हम इसको लिख सकते हैं तरंगागर। ओके, जब तरंगागर या तरंगिकाएं विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है, तो मैं विरल से सघन वाला, रेयर टू डेंसर वाला केस लेके कर लेता हूं, आप डेंसर टू रेयर वाला केस करोगे, ठीक है। थ्योरी वो की वही होगी, इसका डेरिवेशन वैसे का वैसे ही होगा, सिर्फ डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, बट डायग्राम में भी कॉन्सेप्ट वही यूज में लेना है। ओके, तो पहले इसका हम रे डायग्राम देखते हैं। तो ये हेडिंग डाल लेना, मैं मिटा रहा हूं इसको। इसका हम रे डायग्राम देखते हैं। रे डायग्राम, किरण चित्र। ओके, तो देखिए ये एक इंटरफेस है, ये एक पृथककारी पृष्ठ है जो 2 माध्यमों को क्या कर रहा है, पृथक कर रहा है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, इसको हम इंटरफेस बोलेंगे। इंटरफेस ऑफ 2 मीडियम, इंटरफेस ऑफ 2 मीडियम बोले तो ये पृथककारी पृष्ठ है।
दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है, या इसको हम अपवर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। ओके, इधर दूसरा मीडियम होगा, इधर दूसरा मीडियम होगा। यहाँ पर लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, बोले तो वेव फ्रंट है वो इस मीडियम से आएगा और इस मीडियम में इंटर करेगा। हमने जो फर्स्ट केस लिया उसमें ये लिया है कि रेयर टू डेंसर में जा रही है, आ जा रही है, रेयर टू डेंसर में जा रही है। तो ये हमारे पास मीडियम फर्स्ट हो गया, इसको हमने मीडियम फर्स्ट बोल दिया, और ये क्या है? रेयर मीडियम है। ओके, इस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो हमने v1 मान ली, और इसमें जो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो n1 मान लिया। अलग अलग होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में जो लाइट की जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। ओके, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक होता है वो उस माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। ये सेकेंड वाला मीडियम है वो डेंसर हो गया, ये मीडियम सेकंड है, इसको हमने मान लिया डेंसर मीडियम है। ठीक है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 मान ली और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया? n2 मान लिया। ओके, तो ये हमारे पास दो मीडियम है, ये रेयर है और ये डेंसर है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट की चाल है वो v1 है, और माध्यम का जो अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम n1 है, इसमें v2 और n2 है। हमारी जो वेव फ्रंट है या वेवलेट्स है वो रेयर टू डेंसर में जाएगी, मतलब यहाँ आपको इंसिडेंट जो वेव फ्रंट होगा वो यहाँ होगा और रिफ्लेक्टेड यहाँ आएगा। सेम वैसे के वैसे इसमें करना है। ओके, हमने कोई ऐसे वेव फ्रंट इंसिडेंट कर लिया इस पर, ओके, ये कोई प्लेन वेव फ्रंट है ए बी कोई प्लेन वेव फ्रंट है जो इस इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहां से हम देखें तो इसके लिए अगर हम नॉर्मल रेज ड्रॉ करें, इसके लिए नॉर्मल रेज ड्रॉ कर दो, जैसे हमने उसमें की थी वैसे ही इसमें करनी है। एक तो ये होगी नॉर्मल रेज, थोड़ा सा इसको बेंड कर लेते हैं, नहीं तो बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, आगे तक जाएगा। ये कोई ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसके नॉर्मल अगर रेज ड्रॉ करें तो एक तो ये नॉर्मल रेज आ गई इसकी, और एक ये आ गई। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। सेम टू सेम वही कंडीशन है, वहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस था और यहां पर क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अपवर्तक पृष्ठ है। ये कोई प्लेन वेव फ्रंट है, इस पर इंसिडेंट हो रहा है। ओके, अब देखो ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है, इसके लिए यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये लाइट रे इसके साथ एंगल बना रही है आई। कितना एंगल बना रही है? आई एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आई है तो ये हमें पता है कि 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई, और ये 90 माइनस आई है तो ये कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। कल मैंने आपको ये समझाया था। ओके, जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी जो है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, वो इस इंटरफेस के साथ, इस पृथककारी पृष्ठ के साथ उतना ही कोण बनाएगा। ओके, अगेन देखो, अगेन अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है ए बी, इस पर स्थित प्रत्येक जो बिंदु है वो नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेगा। ठीक है, न्यू पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो ए और बी दोनों से क्या होगी? सेकेंडरी वेवलेट द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होगी। ओके, अब देखो ए से उत्सर्जित होगी
तो ए से उत्सर्जित होगी तो इसी मीडियम में चलेगी। ये लाइट रे है, सेकंड लाइट रे इसी मीडियम में जा रही है तो इससे जाएगी इसी मीडियम में, और किसी एक मीडियम में लाइट है वो सेम स्पीड से ट्रेवल करती है और अपने पाथ को डिविएट नहीं करेगी, तो इससे जो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगी वो ऐसे सीधी की सीधी निकल जाएगी। ये हमारी सेकेंडरी वेवलेट होगी। मान लो ये यहाँ पर किस पॉइंट पर, बी डेस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी। ओके और नोट ओके? ओके। अब देखिए ये यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी स्मॉल टी टाइम में। मान लो ए से बी डेस तक, यहाँ ए से जो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस हुई है वो ए से बी डेस तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये जो डिस्टेंस है ए बी डेस, वो डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि ए से बी डेस तक ये जो सेकेंडरी वेवलेट है इसको पहुंचने में स्मॉल टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? स्मॉल टी टाइम। और यहां से इस मीडियम में जो लाइट या वेवलेट्स जो है वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी? v1 वेलोसिटी से या v1 स्पीड से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम में ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड v1 इंटू टाइम में t1। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब देखिए, अब पॉइंट बी को मैं इधर बना देता हूं। अब देखिए, अब पॉइंट बी से सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेट होगी नहीं। अब पॉइंट बी से जो सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेट होगी उसमें क्या था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, तो रिफ्लेक्शन हुआ था। यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट है वो फर्स्ट मीडियम में वापस चली गई थी, बट यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। इस पॉइंट बी से जो लाइट रे आएगी वो फर्स्ट ये सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तित हो जाएगी, अपवर्तित होकर नीचे वाले माध्यम में चली जाएगी। तो इस बी से जो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगी वो स्मॉल टी टाइम में, उतने ही टाइम में जितने टाइम में ये स्मॉल टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? v1 t। तो b से जो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगी वो इस वाले मीडियम में, सेकेंड मीडियम में क्या करेगी? ट्रेवल करेगी, गमन करेगी, चलेगी। और स्मॉल टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? सेकेंड वाले मीडियम में जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो v2 स्पीड से ट्रेवल करेगी। क्योंकि इस मीडियम में लाइट की स्पीड है, वेवलेट की स्पीड है, अलग है। तो इस मीडियम में बी से जो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगी, उत्सर्जित होगी, वो स्मॉल टी टाइम में v2t डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब देखो v2t कितना होगा? ये तो v1t है, v2t कितना होगा? अब यहाँ से आप देखो, सिंस यहाँ पर देखो ये रेयर मीडियम है और ये क्या है? डेंसर मीडियम है। बताइए किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयर का कि डेंसर का? डेंसर का होता है। सिंस हमें पता है कि n2 इज ग्रेटर देन क्या है? n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन रेयर मीडियम। ठीक है, सघन माध्यम का अपर्तनांक विरल माध्यम से अधिक होता है। ओके, और अपर्तनांक है वो जो चार्ज जो होती है किसी माध्यम में लाइट की, ओके, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ओके, तो इसका मतलब ये है कि रेयर मीडियम में चार्ज ज्यादा होगी और डेंसर में क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें चार्ज कम, स्पीड कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और उसमें स्पीड ज्यादा। तो दैट मीन्स हेंस v1 ग्रेटर देन क्या होगा? v2 होगा। v1 ग्रेटर देन v2 होगा। जो सेकेंडरी वेवलेट की स्पीड फर्स्ट इस मीडियम में, ये कहने का मतलब इस मीडियम में रेयर में स्पीड ज्यादा होती है डेंसर के रिस्पेक्ट में, तो v1 ग्रेटर देन v2 है। दोनों साइड में अगर हम t से मल्टीप्लाई कर दें तो v1t ग्रेटर देन v2t, t से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। t से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत साइड कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो यहां से हमें पता चल गया कि v1t जो है वो ग्रेटर देन v2t है। v1t जो है, ये जो डिस्टेंस है, a जो है स्मॉल t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, b से जो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगी वो उतने टाइम में उतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी, उससे कम, उतने ही टाइम में। ठीक है ना, ए से जो सेकेंडरी वेवलेट जाएगी वो उतने स्मॉल टी समय में v1t डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और बी से जो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगी वो स्मॉल टी टाइम में v2t डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बट वो v2t होगा वो v1t से कम होगा। ठीक है ना। ओके, अब देखो ये v2t इधर भी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकती है। ओके, तो हमें अगेन क्या करना है? जो बी पॉइंट है उसको हमें सेंटर लेना है और v2 रेडियस का
चाप बनाना है, V2 त्रिज्या का चाप बनाना है। अब V2 त्रिज्या क्या होगी, हमें पता है कि V2T जो होगा V1T से कम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर हम पहले V1T को मेजर कर लेते हैं। ये V1T हो गया ना, ये V1T हो गया, इतना हो गया, ये इतना कितना है, ये V1T है चाप, ठीक है। इससे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये छोटा कर लिया, ओके। तो ये इतना जो डिस्टेंस है ये क्या है, V1T से कम ही है, ठीक है ना। तो हम B को सेंटर मानकर V2T रेडियस का चाप इस पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ओके और नॉट ओके, ओके। अगेन हम क्या करेंगे, अब इस B डैश पॉइंट से इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये अपने पास टेंजेंट पॉइंट आ गया, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ओके। ये अपनी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी, यस, ओके। यहां से देखो ये आपका क्या हो गया, इसको मैं A डैश बोल देता हूं, A डैश। तो A डैश B डैश हमारे पास क्या आ गया, A डैश B डैश क्या हो गया, रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट आ गया, क्या आ गया, अपवर्तित तरंगाग्र आ गया। अब देखो इस अपवर्तित तरंगाग्र के पथ में जो अपवर्तित किरणें है ये तरंगाग्र के लंबवत नहीं है क्या, ये 1 थी, तो इसको हम 1 डैश ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 डैश। और एक ये है वो भी इसके लंबवत हम ड्रॉ कर देते हैं, इस B डैश को एक बार मिटा देते हैं, इसको हम लंबवत ऐसे, ये इसके परपेंडिकुलर आ गई, ओके। ये हमने B डैश पॉइंट ले लिया, ओके। अगेन यहां से देखो इस रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे है, इस अपवर्तित प्रकाश किरण के लिए यहाँ पर हम अभिलंब खींचे तो अपवर्तित प्रकाश किरण है जो रिफ्लेक्टिंग लाइट रे है वो इसके साथ एंगल बनाएगी R। ये एंगल R है, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है, R ही बनाती है। ये R है तो ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, ये कितना 90, तो ये क्या होगा 90 माइनस R, तो ये कितना आ जाएगा एंगल है, R आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल है ही है और ये 90 डिग्री एंगल है ही है, ओके। डायग्राम इज कंप्लीटेड, क्लियर हो गया। सेम टू सेम वैसे ही है, उसमें क्या है, उसमें ये पोर्शन तो सेम ही था, ठीक है। उसमें क्या क्या था, इतनी ही डिस्टेंस का हमने चाप लेकर इस पॉइंट को हमने क्या मानकर, सेंटर मानकर आर्क बनाया था, ठीक है ना। उसी मीडियम बनाया था क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम उसी पॉइंट को हम ये यहाँ पर आर्क लगाएंगे, लेकिन आर्क है वो उतनी डिस्टेंस का नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। तो इस मीडियम में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए डिस्टेंस भी क्या होगी, कम ट्रेवल होगी। तो हम ये डिस्टेंस मेजर करके इससे कम, आप कितना भी कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी कम कर सकते हो, इतना भी कम कर सकते हो, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा वो उसके रिस्पेक्ट में कितना डेंसर है, ठीक है ना, ओके। तो ये आप डायग्राम बना लो, समझ में आ गया डायग्राम, नहीं ओके। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस डायग्राम के नीचे एरो लगाकर लिखना, अकॉर्डिंग टू फिगर when plane wavefront AB when plane wavefront AB whose normal rays are 1 and 2, डिजिट में लिखना 1 and 2, whose normal rays are 1 and 2, incident at angle small I
इंसिडेंट एट एंगल स्मॉल आई at interface of two medium at interface of two medium then it refracted in a second medium. Refracted in a second medium. Okay? Okay. फुल स्टॉप. आगे लिखो. Let's speed and diffractive index let speed of light and diffractive index of medium. Let's speed of light and refractive index of medium of rarer and denser medium are of rarer and denser medium are V1 and ऐसे एंड लगाना V1 and N1 and V2 and N2 रेस्पेक्टिवली. ऐसे एंड लगा के लिखना. ठीक है ना. V1 एंड N1 ये रेयर का होगा एंड V2 एंड N2 रेस्पेक्टिवली. ओके. अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर. अकॉर्डिंग टू हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, each point lies on primary wavefront AB. Each point lies on primary wavefront AB are behave as a new point sources. Are behave as a new point sources. Full stop. So, comma, secondary wavelet. So, secondary wavelets produced from point A. So, secondary wavelets produced from point A travel V1t distance in small t time. Travel V1t distance in small t time ओके. तो देखिए V1t क्या हो जाएगा. यहां से लिखो हम AB डैश, हेंस AB डैश जो डिस्टेंस होगी AB डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1t हो गया. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. ये जो डिस्टेंस है AB डैश
दैट इक्वल टू क्या है v1t। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लेना। ओके, अब एरो लगा के नीचे लिखो सिमिलरली सेकेंडरी वेवलेट्स produced from point A B travel V2T distance ओके। कोष्ट में लिखना V2T जो है वो लेस देन क्या है V1T है। यहां से जो स्मॉल टी टाइम में जो सेकेंडरी वेवलेट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से क्या होगी कम होगी। ये हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है ना। कोस्ट V2T डिस्टेंस, कोस्ट में लिखना V2T लेस देन V1T इन स्मॉल टी टाइम। कोष्ट बंद करके आगे लिखो इन स्मॉल टी टाइम आफ्टर द रिफ्रैक्शन फुल स्टॉप। ओके, आगे लिखो पॉइंट बी टेकन एज ए सेंटर। नाउ पॉइंट बी टेकन एज ए सेंटर एंड draw an arc of radius V2T and draw an arc of radius V2T full stop. Now a tangent is drawn on this arc. Now a tangent, ये आर्क लगा दिया पहले, अब क्या करना। Now a tangent is drawn on this arc. A tangent is drawn on this arc from point B dash। B dash से इस आर्क पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। Now a tangent is drawn on this arc from point B dash and obtain tangent point A dash। ये जो पॉइंट है जहां पर ये टेंजेंट इस कर्व को इस आर्क को क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है वो टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा। एंड ऑब्टेन टेंजेंट पॉइंट A dash फुल स्टॉप। हियर A dash B dash here A dash B dash is refracted wavefront or secondary wavefront। Here A dash B dash is refracted wavefront or secondary wavefront whose normal rays are 1 days and 2 days। ठीक है, 1 days and 2 days। इस रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट के नॉर्मल जो रेज है वो 1 days और 2 days है। इंसिडेंट वेवफ्रंट के 1 और 2 था और रिफ्लेक्टेड के 1 days और 2 days है नॉर्मल रेज। ओके, रेज हमेशा है वो वेवफ्रंट के नॉर्मल है होती है। ओके, ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो गई। होगी और नॉट होगी। ओके, तो यहां से हम देखें तो बी ए डेस जो डिस्टेंस आई है, हेंस बी ए डेस जो डिस्टेंस है, ये जो बी ए डेस डिस्टेंस है वो हमने कितने आर्क लिया था। ये जो डिस्टेंस है ये हमने आर्क लिया था, वो हमने डिस्टेंस लिया था V2T। तो ये आ जाएगा V2T। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ओके,
या आप सिंपल कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, अपवर्तन में पढ़ा था कि ये लाइट रे आ रही है, इस वेव फ्रंट को भूल जाओ, सीधे देखो लाइट रे वो रेयर टू डेंसर जा रही है। एक्चुअल पथ ये होगा, ये टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ रही है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ रही है, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ रही है। ये भी क्या हो रही है, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ रही है। तो रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आती है, ठीक है ना। ओके ओके, अब इक्वेशन 2 आ गई सबकी। ओके, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे चित्रानुसार एक समतल दर्पण ए बी विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर विरल माध्यम से चल रहा है, विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर आई कोण पर आपतित होता है, जिसके अभिलंबित किरणें 1 व 2 है। जिसके अभिलंबित किरणें क्या है, 1 व 2 है, ठीक है। ओके, आगे लिखो इसी के विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल व अपवर्तनांक क्रमशः V1 व N1 तथा V2 व N2 है। ये विरल माध्यम का, ये सघन माध्यम का क्रमशः V1 व N1 तथा V2 व N2 है। विरल माध्यम का ये लिया था, सघन माध्यम का ये लिया है, ठीक है। ओके, अब अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर। हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक तरंगागर ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु नए सूक्ष्म प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, नए सूक्ष्म प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। पूर्ण विराम। अतः बिंदु ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं, अतः बिंदु ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं, बिंदु ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं स्मॉल टी समय में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर जो तरंगिकाएं वो पहले माध्यम में चल रही है, वो V1 चाल से चलेगी, तो स्मॉल टी समय में चाल गुणा समय कितनी दूरी तय करेगी, स्मॉल टी समय में V1t दूरी तय करेंगे, V1t दूरी तय करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास ए बी डेश जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी डेश बराबर V1t इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है ना। इक्वेशन 1 तक कर लेना, यहाँ तक इक्वेशन 1 नोट कर ली सबने। ओके, अब एरो लगा के लिखना सिमिलरली, इसी प्रकार
इसी प्रकार बिंदु बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं, इसी प्रकार बिंदु बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं अपवर्तन के पश्चात, यहाँ अपवर्तन होगा, वहां पर परावर्तन था, यहाँ से जो जा रही थी वो पहले माध्यम में जा रही थी, यहाँ नीचे वाले माध्यम में आएगी। अपवर्तन के पश्चात स्मॉल टी समय में, स्मॉल टी समय में V2T दूरी, V2T दूरी, हमें पता है कि ये जो इससे जो सेकेंडरी वेवलेट्स आएगी वो सेकंड वाले मीडियम में ट्रेवल करेगी, और सेकंड वाले मीडियम में किस स्पीड से, किस चाल से ट्रेवल करेगी, V2 चाल से ट्रेवल करेगी। तो स्मॉल टी समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, V2T दूरी। कोष्टक में लिखना V2T जो होगा वो लेस देन क्या होगा, V1T। कहने का मतलब है बी से जो उत्सर्जित तरंगिकाएं हैं वो उतने ही समय में, कितने स्मॉल टी समय में दूरी जो है वो कम तय करेगी, क्योंकि ये सघन माध्यम है, इसमें चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कम चाल हो जाएगी तो उतने ही समय में कम दूरी तय की जाएगी। आप हिल भी कर सकते हो। ओके, V2T दूरी कोष्टक में ना V2T लेस देन V1T तय करेंगी, तय करेंगी, कोष्टक बंद करके लिखना, तय करेंगी। ओके ओके, अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर, अब बिंदु बी को केंद्र मानकर V2T त्रिज्या का, V2T त्रिज्या का चाप बनाते हैं तथा चाप बना दिया। ठीक है, ये हमने ले लिया और इससे थोड़ा सा कम ले लेते हैं, कम लेकर इसमें अपने चाप बना दिया, और ये जो है वो इससे कम ही है, कम ही लेनी है। ठीक है ना, कितना भी कम कर सकते हो। ओके, वो डिपेंड करेगा कि अपना डेंसिटी मीडियम हो कैसा है, ज्यादा डेंस है कि कम डेंस है। कम डेंस है तो कम, मतलब ज्यादा डिस्टेंस थोड़ी सी कम करनी है, और ज्यादा डेंसर है तो ज्यादा कम करना है। ठीक है ना, ये कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ओके ओके, क्या लिखा है। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर V2T त्रिज्या का चाप बनाते हैं तथा बिंदु बी डैश से चाप बना दिया। बिंदु बी डैश से इस चाप पर स्पर्श रेखा खींचकर, इस चाप पर स्पर्श रेखा खींचकर स्पर्श बिंदु ए डैश प्राप्त करते हैं, स्पर्श बिंदु ए डैश प्राप्त करते हैं। ये ए डैश प्राप्त कर दिया, इस पर ये स्पर्श रेखा खींची, तो यहाँ पर इस चाप पर कहीं स्पर्श रहेगी, वो स्पर्श बिंदु ए डैश आ गया। ठीक है ना, पूर्ण विराम। देखो यहाँ ए डैश बी डैश, यहाँ ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगागर या द्वितीयक तरंगागर कहलाता है, अपवर्तित तरंगागर या द्वितीयक तरंगागर कहलाता है, जिसके अभिलंबित किरणें, जिसके अभिलंबित किरणें 1 डैश व 2 डैश है, जिसके अभिलंबित किरणें क्या है, 1 डैश व 2 डैश है। ठीक है ना, ये जो अपवर्तित तरंगागर है इसके जो लंबवत किरणें होंगी, हमें पता है कि किरणें जो हमेशा तरंगागर के लंबवत होती है। आपतित तरंगागर की लंबवत ये थी, अपवर्तित तरंगागर की लंबवत ये है। ठीक है ना, ओके। तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन 2 क्या आएगी, इसलिए देखो बी ए डैश ये हमारे पास कितनी दूरी है, V2T है, तो बी ए डैश बराबर V2T, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गए। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 तक हो गया काम। अब इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, आप यहाँ तरंगागर को भूल जाओ, वेव फ्रंट को भूल जाओ, ये लाइट रे आ रही है, ओनली लाइट रे को देखो। ठीक है ना, ये लाइट रे आ रही है, वो किस मीडियम से आ रही है, रेयर मीडियम, बोले तो विरल माध्यम।
विरल माध्यम से आ रही है और किस में जा रही है, सघन माध्यम से। और हमें पता है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये अभिलंब की ओर झुक रही है, और ये भी विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, ठीक है ना। तो हम ये प्रकाश किरण बनाकर भी तरंगाग्र खींच सकते हैं, बट वो तो डायरेक्ट एक तुक्का हो गया, कॉन्सेप्ट यही है। ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है, ये आर्क लगाकर बनाना है। वैसे हम ऐसे सीधे बनाकर भी आर्क ऐसे ही रेंडमली हम बना सकते हैं, बट हमें इजी मेथड है ये, ठीक है ना, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, अब देखिए, अब हम फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों को हम प्रूव करेंगे। देखो डायग्राम बना लिया होगा सबने, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम रख लेते हैं। जैसे उसमें क्या था, इसमें भी हम दो स्टेप चलेंगे। स्टेप फर्स्ट, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम का सत्यापन या अपवर्तन के प्रथम नियम का सत्यापन। ठीक है, जो इसका फर्स्ट लॉ है वो हमने परावर्तन में सेकंड लॉ था, ठीक है ना। क्या था कि आपतित किरणें, अभिलंब और अपवर्तित किरणें हैं वो कागज के तल में स्थित होती है, बोले तो प्लेन में स्थित होती है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि ये जो अपना आपतित जो तरंगागर है, इंसिडेंट वेवफ्रंट है, वो इस बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये जो रेज है वो इस वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो रेज अगर वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर है और वेवफ्रंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो रेज है वो इस प्लेन में ही होगी। इसी प्रकार ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो पृथक्कारी पृष्ठ है, इंटरफेस है, वो क्या है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और ये नॉर्मल है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये नॉर्मल इस बोर्ड में ही होगा। इसी प्रकार देखें तो ये जो रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है वो इस बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इस प्लेन में होगी, ठीक है ना। ओके, लिखो, सिंस इंसिडेंट वेवफ्रंट, सिंस इंसिडेंट वेवफ्रंट कोमा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट वेवफ्रंट कोमा रिफ्रैक्टिंग, इसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही बोल देंगे, अपवर्तक पृष्ठ भी बोल देंगे, कोमा रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट आर perpendicular to the plane of paper, are perpendicular to the plane of paper, so फुल स्टॉप लगा कर लिखना, so कॉमा इंसिडेंट रेज कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेज are lies in a plane of paper, are lies in a plane of a paper। तो सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है ना। वहां पर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट था और यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है। वहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो वो प्लेन में होंगे। ओके, फुल स्टॉप। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ ए रिफ्रैक्शन। यही क्या है, फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन का, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ ए रिफ्रैक्शन। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्टेप फर्स्ट में ये हेडिंग डाल लेना, लिखो, चूंकि आपतित तरंगागर
कोमा अपवर्तक पृष्ठ, ये जो है इसको हम अपवर्तक पृष्ठ या पृथककारी पृष्ठ भी बोल सकते हैं। चूंकि आपतित तरंगागर कोमा अपवर्तक पृष्ठ तथा अपवर्तित तरंगागर कागज के तल के लंबवत स्थित होते हैं, कागज के तल के लंबवत स्थित होते हैं, इसलिए आपतित किरणें कोमा अभिलंब व अपवर्तित किरणें कागज के तल में स्थित होंगे, कागज के तल में ही स्थित होंगे। पूर्ण विराम। यही अपवर्तन का प्रथम नियम है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तो हमने कोई डायग्राम भी यूज में नहीं लिया, डायरेक्ट डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो है, जो परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर जो होता है वो पैरेलल होता है, मतलब तो उसी प्लेन में होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज में लिया है। बट जो सेकंड वाला वो इम्पोर्टेंट है। जैसे रिफ्लेक्शन में फर्स्ट वाला था I इक्वल टू आर, हमने प्रूव किया था, तो सेकंड क्या स्नेल्स लॉ था, ठीक है ना। ओके, प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ या हम स्नेल्स लॉ भी बोल सकते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अपवर्तन के द्वितीय नियम या स्नेल के नियम का सत्यापन। ओके, ये है मैन। ओके, तो आपका मैन तो यही है। बोर्ड एग्जाम में जैसे 2017 में आपको ये ओनली स्नेल्स लॉ है उसको प्रूव करना आया था, ठीक है ना। प्रूव द स्नेल्स लॉ विद हेल्प ऑफ द हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेटरी प्रिंसिपल विद सुटेबल रे डायग्राम। ये रे डायग्राम बनाकर ओनली स्नेल्स नियम को प्रूव करना आया था, ठीक है ना। तो हम डायग्राम से चलेंगे। देखो, फ्रॉम द फिगर इन ट्रायंगल बी ए बी डैश एंड बी ट्रायंगल बी ए डैश बी डैश, बी ए बी डैश, बी ए डैश बी डैश। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, चित्र से त्रिभुज बी ए बी डैश तथा त्रिभुज बी ए डैश बी डैश में, ठीक है। पहले हम इस त्रिभुज में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, ये क्या है, 90 डिग्री है, बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लाल बट्टे कक्का काम में ले सकते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन बटे साइन आर होता है, इक्वल टू n/1। साइन आई बटे साइन आर है, इसका मतलब हमें साइन आई चाहिए और साइन आर चाहिए। इस ट्रायंगल से, इस त्रिभुज से हमें साइन आई मिलेगा क्योंकि इसमें आई कोण है, और इससे हमें, इसमें आर कोण है तो इससे साइन आर मिलेगा। तो पहले इस त्रिभुज में देखो साइन आई निकाल लेते हैं। साइन आई इज इक्वल टू साइन आई क्या होता है, लाल बटे का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी डैश है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है इसका,
बेस क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी डेस हो गया। हाइपोटेनियस देखो, जो राइट एंगल ट्रेंगल होता है, किसी भी राइट एंगल जो ट्रेंगल है उसमें जो 90 डिग्री एंगल होता है, उसके सामने वाली जो आर्म होती है वही क्या होता है, उसका हाइपोटेनियस होता है। तो ए बी बी डेस क्या है, इसका हाइपोटेनियस है, तो डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या हो गया, बी बी डेस आ गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर कितनी, थर्ड आ गई। एंड साइन आर, इस वाले ट्रेंगल में आइए, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी ए डेस हो गया, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस देखो ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली आर्म क्या है, बी बी डेस है। ये दो आर्म है वो दोनों में ही क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ओके, आगे बात समझ में। ओके, अब इक्वेशन साइन आई बटे साइन आर चाहिए, तो हम ऐसे कर लेते हैं, इक्वेशन क्या लिखते हैं, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड 4, थर्ड में 4 का डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा बोलो, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू ए बी डेस अपॉन बी बी डेस डिवाइडेड बाई बी ए डेस डिवाइडेड बाई बी बी डेस। ये कैंसिल हो गया, बी बी डेस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, इसको मैं मिटा देता हूं, ये नोट कर लिया होगा सबने, ओके, ये नोट कर लेना, इसको मिटा देना। ओके, हमारे पास क्या आया, देखो ये क्या आया हमारे पास, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, ए बी डेस अपॉन ए बी ए डेस। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 5, 1 और 2 हमने पहले ही ऑब्टेन कर ली थी। 1, 2 बोले तो ए बी डेस की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन 1 में ए बी डेस इक्वल टू V1t था, और इक्वेशन 2 में बी ए डेस बराबर V2t था, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंस साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू ए बी डेस। ए बी डेस की वैल्यू क्या है, V1t डिवाइडेड बाय बी ए डेस की वैल्यू क्या थी, V2t थी। ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये हमारे पास जो साइन आई बटे साइन आर आया वो वेलोसिटी स्पीड के रेशियो के टर्म में आया है, चाल के अनुपात के पदों में आया है। इसको हमें क्या चाहिए, अपवर्तनांक के पदों में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में चाहिए। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो सिंस हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास ये रेशियो है V1 अपॉन V2। इसको अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखें तो रिवर्स होता है, तो ये सेकंड मीडियम में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो ऊपर क्या होगा, सेकंड मीडियम का क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो नीचे क्या जाएगा n1। ओके, तो अगर स्पीड का रेशियो दिया है, चाल का अनुपात दिया है, तो हम उसको अपवर्तनांक का
जो अनुपात है उसके पदों में व्यक्त कर सकते हैं। हेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन आई बटे साइन आर दैट इज इक्वल टू आ गया n/1। ओके, और ये हमारे पास आ गया साइन आई बटे साइन आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n/1। ओके, दिस इज द स्नेल्स लॉ। नीचे लिख लेना, दिस इज स्नेल्स लॉ। यही स्नेल का नियम है। यही स्नेल का नियम है, ठीक है ना। तो स्नेल के नियम को हमने प्रूव कर लिया। वेरी आसान, अरे क्या वेरी आसान, बहुत ही आसान है। इन दो राइट एंगल ट्रायंगल में से एक में साइन आई निकालना, एक में साइन आर निकालना, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर उसके बाद समीकरण 1 और 2 से वैल्यू पुट कर देंगे, v1 और v2 में आएगा। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में चेंज कर लिया और आ गया अपना स्नेल्स लॉ। नोट कर लेना इसको। ओके, दैट इज कंप्लीटेड। अगर हम सेकंड केस लेके चले तो मैं आपको केवल एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको खुद को करना है, ठीक है। आप कोई सा भी केस कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आए कि जो वेव फ्रंट है या जो वेवलेट्स है वो डेंसर टू रेयर में जा रही है, ठीक है ना। अपने सिलेबस में दोनों डायग्राम ये दोनों के लिए ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर सीधा ही क्वेश्चन पूछे कि एक्सप्लेन द लॉज ऑफ ए रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स वेव थ्योरी, ठीक है ना। ओके, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए या उनका सत्यापन कीजिए। तो आप कोई सा भी केस लेके कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में आ गया कि वेव फ्रंट है वो डेंसर टू रेयर में जा रहा है कि रेयर टू डेंसर में जा रहा है, तो आपको वो स्पेशल केस लेके ही करना है। तो हमारे पास जो सेकंड जो होगा, व्हेन वेवलेट्स या हम वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं, वेव फ्रंट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम ओके। तब क्या होगा, पहले हमने कंडीशन ली थी कि रेयर टू डेंसर था, अब डेंसर टू रेयर लिया है। जब तरंगिकाएं या तरंगागैर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता हो, ठीक है। तो इसके लिए रे डायग्राम लगेगा सेम, डेरिवेशन वैसे के वैसे ही करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2 वैसे के वैसे ही करनी है, ठीक है ना। सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंजमेंट क्या होगा, तो पहले इसका देखो रे डायग्राम देख लो आप। रे डायग्राम किरण चित्र, तो मैं आपको किरण चित्र ही समझाऊंगा ओनली, और बाकी आपको खुद करना है। इसमें और इसमें क्या चेंज होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं।
ओके, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसको हम अपवर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है, ये किस मीडियम से, सघन से विरल में जा रही है, तो ये अपना डेंसर मीडियम होगा। फर्स्ट मीडियम, जो मीडियम फर्स्ट होगा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। सघन माध्यम, ठीक है। इसमें अगेन स्पीड वही, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो गया और ये स्पीड क्या होगी, v1 हो गई। ठीक है, और ये मीडियम सेकंड हो गया। मीडियम सेकंड है वो हमारे पास क्या है, रेरर मीडियम, विरल माध्यम। ठीक है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इस मीडियम का n2 है और इसमें स्पीड क्या ले ली, v2 ले ली। या ऊपर n2 v2, नीचे n1 v1 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो कोई प्रॉब्लम में नहीं है। अब देखिए, मैं इस पर कोई ऐसे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करवा देता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा करवा देते हैं इसे। ये ए हो गया, चलो वहां पर बी लिया था ना, ये बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, इसके नॉर्मल रे ड्रॉ कर देते हैं दो, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। ओके, इतना समझ में आ गया। अब ए से जो जाएगी वो सीधे चली जाएगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये v हो गया, v डैश। ये डिस्टेंस कितनी, इस मीडियम में v1 है तो ये t टाइम में v1t डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वहां पे भी v1t था, यहाँ पे भी v1t है, इसलिए मैंने सेम लिया है कि कोई प्रॉब्लम न हो। नहीं तो अगर v2 लोगे तो v2t करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, यहां से हम देखें, इस डायग्राम में भी आगे लिखना है। यहाँ पर देखो, सिंस इस कंडीशन में, यहाँ पर देखो, ये हमने क्या लिया है, डेंसर मीडियम लिया है। तो डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेडर से क्या होता है, अधिक होता है। n1 ग्रेटर देन क्या होगा, वहां n2 ग्रेटर देन n1 था, यहाँ पर हमने वहां पर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लिया था, यहाँ पर क्या लिया, n1 लिया। तो इस कंडीशन में n1 ग्रेटर देन n2 हो गया। हेंस रेरेड मीडियम में स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो रेरेड मीडियम में स्पीड क्या है, v2 है, तो v2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। तो v2 ग्रेटर देन v1 है, तो बोथ साइड अगर t से मल्टीप्लाई कर दे तो v2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, v1 t हो जाएगा। ये भी आपको डायग्राम के साथ ही नोट करना है आगे। ओके और नोट ओके। तो देखो, इस कंडीशन में ए से जो सेकेंडरी वेवलेट्स जाएगी ए पॉइंट से, वो तो स्मॉल टी समय में v1t डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ओके, लेकिन बी से जो सेकेंडरी वेवलेट जाएगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दें, नॉर्मल ये ड्रॉ कर दिया, इंसिडेंट रे इसके साथ कितना एंगल बना रही है, आई, तो ये भी इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, आई बनाएगा। ठीक है, अब बी से जो सेकेंडरी वेवलेट जाएगी वो स्मॉल टी समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, v2t डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। लेकिन v2t ग्रेटर देन क्या है, v1t है। तो v1t को मेजर कर लो आप, v1t इतना है, ये कितना है, v1t। वहां पर हमने चाप को क्या किया था, छोटा किया था, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसकी तुलना में कम थी। अब ये जो डिस्टेंस होगी, ये क्या है, रेरर मीडियम, विरल माध्यम, यहाँ पर उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये चाप ले लो, मेजर कर लो, फिर इससे आप बड़ा ले लेते हैं हम, ठीक है ना, इतना बड़ा कर लिया। ओके, यहां से चाप डाल देंगे बड़ा। ओके, फिर इस पर क्या कर देंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ओके, अब ये टेंजेंट पॉइंट मिला देते हैं।
एक रे ये आ गई और एक परपेंडिकुलर रे ये आ जाएगी। ओके, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये रिफ्लेक्टेड रे इसके साथ आर एंगल बना रही है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये कितना क्या था, पॉइंट बी केस था। ओके, आगे बात समझ में। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसमें ये उसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि वहां पर ये जो डिस्टेंस थी वो ज्यादा थी, क्योंकि ये अपना रेयर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम था। तो डेंसर मीडियम में सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, इसलिए वहां पर हमने ये डिस्टेंस मेजर करके आर्क को थोड़ा कम करना है। बट इस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है इसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो आर्क को हमें ये डिस्टेंस मेजर करके बढ़ाना है, फिर आर्क लेके ऐसे करना है। ठीक है, डायग्राम ये का यही होगा। सिर्फ आपको ये देखना है, ये V1T और V2T होगा। बस वहां पर जहां हमने कंडीशन लिखी थी कि ये वहां पर कंडीशन लिखी थी कि बी से सिमिलरली बी से जो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, V2T डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। फिर आगे हमने कोष्टक में लिखा था कि V2T लेस देन V1T था, बट यहाँ पर क्या कंडीशन लिखोगे, V2T ग्रेटर देन क्या होगा, V1T। वहां पर हमने लिखा था V1T ग्रेटर देन V2T था, यहाँ क्या हो जाएगा, V2T ग्रेटर देन V1T हो जाएगा। ठीक है ना, ओके ओके। और उसके बाद में आपकी इक्वेशन 1 यही आएगी ए बी डैश, और इक्वेशन 2 बी ये आपका ए डैश होगा, यही इक्वेशन आएगी। और उसके बाद में आपको वैसे ही करना है जैसे हमने उसमें किया था, स्टेप 1 और स्टेप 2 सेम टू सेम वैसे की वैसे ही करनी है, सिर्फ डायग्राम चेंज है और कुछ नहीं चेंज है। क्या है, ठीक है ना, ओके। सिर्फ एक तो ये डायग्राम चेंज है और एक क्या चेंजमेंट लेना है, जहां पर हमने कोष्टक में V2T लेस देन V1T लिया था, उसमें यहाँ इस कंडीशन में कोष्टक में V2T ग्रेटर देन V1T लेना है, ये चेंज करना है। बाकी सेम टू सेम वो का वो ही लेना है, वो का वो ही लिखना है। ये डायग्राम आप बना लेना, ये पूरा का पूरा नोट कर लेना, उसके बाद में सेम टू सेम ये थोड़ा चेंज करके कर लेना। ठीक है ना, कर लोगे ना, ओके। तो आज के लिए इतना बहुत है, ओके। तो जो भी डेली पढ़ाया जाता है उसको आप कंप्लीट फेयर कॉपी में नोट क्या करो, ठीक है ना। अगर आप एक दिन पीछे हो जाओगे तो बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है ना। तो डेली जितना पढ़ाया जाता है उतना कंप्लीटली नोट किया करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप एक साथ ही करो, सुबह के टाइम निकाल लो टाइम, फिर दोपहर के आधा वीडियो दोपहर कर लो, फिर आधा रात को कर लो, फिर उसको 1 घंटे में आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।